पर सुकेश, यहां पर बड़ा सवाल ये है, नरमी दिख रही है अखिलेश और ममता बनर्जी के बयान में, कांग्रेस की तलखी अभी भी बरकरार है, ना सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि यहां पर अलका से भी जो मैं सवाल पूछ रहा था। तो ये जो राजनीति के ऊंट ने करवट बदला है, इसमें कोई कुर्बानी का मूड दिख रहा है या अभी मनमानी हावी है, और ये उलझने क्या अभी और उलझ सकती हैं? देखिए संदीप, इट्स ईजियर सेड देन डन। चाहे वो अलका लांबा हो, मनोज काका हो, वो मसल फ्लेक्स करेंगे। उनका काम है पार्टी की बात को प्रमुखता से टेलीविज़न पे रखना। ये टेलीविज़न चैनल पे डिसाइड नहीं हो सकता कि गठबंधन होगा कि नहीं, उसकी शर्तें क्या होंगी, और जो डिसाइड करेंगे वो इन दोनों में से या तृणमूल का भी कोई होता, उन तीनों में से कोई नहीं होगा। ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करती है। मैं इस बेसिक प्रमाइस के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। विधानसभा चुनाव के नतीजे सीधे तौर पे लोकसभा में परिवर्तित हो जाएंगे, ये भी ट्रैक रिकॉर्ड बताता नहीं है। हाँ, ये एक मोमेंटम जरूर देता है, ये गति देता है कांग्रेस पार्टी को। इस कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में जो जीत हुई है उसको दो नजरिए से देखा जा सकता है। अभी तक देखा जा रहा था, एक कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए शौटिंदा आम होगा और कांग्रेस पार्टी अपनी मसल फ्लेक्स करने लगेगी। आप जैसा अलका लांबा की बात सुनकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वो तलखी दिख रही है, लेकिन दूसरा एक नजरिया यह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने से विपक्ष को ऐसा लगेगा कि जिसके इर्द गिर्द हम खड़े होना चाहते हैं, जिसको केंद्र में रखकर हम पूरी रणनीति बनाना चाहते हैं, उसमें ताकत है। और शायद मुझे लगता है कि जो दो बयान दो इंपॉर्टेंट लीडर्स की तरफ से आए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, जो कल तक इस बात के इस कंसेप्शन के ही खिलाफ थे कि हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, वो ये कहने लगे कि कांग्रेस जहां मजबूत है वो लड़े, हम सहायता करेंगे, और जहां वो क्षेत्रीय दलों को मजबूत पाती है वहां अपना क्लेम छोड़ दे। तो थोड़ी सी आप नरमी देख सकते हैं इन दोनों बयानों में, या ये कोजी होना आप कह सकते हैं। एक जो डिप्लोमेटिक टर्म्स में फ्रेज इस्तेमाल होता है कि बर्फ पिघलना, तो वो बर्फ पिघलने लगी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस पार्टी के लिहाज से इसलिए भी है और विपक्ष के लिहाज से इसलिए भी है कि जो सीधी लड़ाई होती है उसमें कर्नाटक की जीत, मैं इसको सीधी लड़ाई ही मानता हूं, क्योंकि एक तरीके से डेसिमेट होती सी दिखी जेडीएस, और उसके पहले हिमाचल में सीधी लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस में अगर मुकाबला होगा तो आज की तारीख में 2019, 20, 21, 22, 18 के बाद ऐसा लगता था कि सीधी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाएगी बीजेपी से। कांग्रेस पार्टी ने यह रेखांकित करने में कामयाबी हासिल की है कि वो जीत सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि ये काम जो है वो कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता। अब आप सिर्फ इतना ही नहीं है, आप बयान देखें या आप एक तरीके से पॉलिटिकल फिलॉसफी देखें जो हाल के दिनों में बदलता हुआ दिख रहा है। चाहे आप राहुल गांधी का बयान देखें, चाहे आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देखें, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो उसका पुराना नारा था, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, जिसको आम आदमी में तब्दील कर दिया था उसने, वो गरीब की तरफ लौटना चाहती है, क्योंकि इस बहाने वो महंगाई को, बेरोजगारी को और खासतौर पे महंगाई को एक बड़ा इशू बना सकती है। कांग्रेस जो है वो उन पिछड़ों की तरफ देख रही है जिसके आधार पे वो बीजेपी का सर्टेन पॉकेट्स में जो उसने अपने जो पंख फैला लिए हैं उसको कर्टेल कर सके। तो जातीय जनगणना की बात कर रही है, वो पिछड़ों की गोलबंदी की कोशिश कर रही है, और यही राग चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, वो सब अलाप रहे हैं। तो एक तरीके से जातीय गोलबंदी, सोशल कॉम्पोजिशन, जिसको मंडल कमंडल पार्ट 2 पार्ट 3 के तर्ज पे देखा जा रहा है, वो करने की भी कोशिश हो रही है। तो एक तरफ गरीबों को साधना महंगाई के मुद्दे पे, जो पिंच करता है लोगों को उसके मुद्दे पे, और दूसरी तरफ एक बड़ा वोट बैंक उसको भी अपने साथ लेने की कोशिश, और उसमें ये तमाम दल एक राय के दिख रहे हैं। अब तो मुद्दे मिलते दिख रहे हैं सुकेश, मन मिल जाएंगे सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सीट्स। प्लीज कम अगेन संदीप।
मुद्दे मिलते दिख रहे हैं, मन भी मिलेंगे? इतना आसान नहीं है, मैंने कहा इट्स इजियर सेड देन डन। और कागज पे अर्थमेटिक लगा के ये जोड़ लेना आसान है, लेकिन हाँ, जो शुरुआती कदम दिख रहे हैं, अभी हाल के दिनों में जो बैठकें हुई हैं, नीतीश कुमार का ममता से मिलना, और मेरी ये जानकारी है कि ममता बनर्जी पहले बहुत बिफरी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात के बाद उन्होंने एक वेन्यू सजेस्ट किया कि पटना जो है, बिहार जो है, वो क्रांति की भूमि रही है, आप एक बैठक बुलाइए। वो अग्री हुई इस बैठक के लिए, जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगी। हम बीजेडी की बैठक जो हुई है नीतीश कुमार के साथ, उसको रबिश करके देख रहे हैं, लेकिन बात सामने कुछ नहीं आई। हाँ, वो भी एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा हो सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। ये नहीं है कि उन्होंने नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दिया और नीतीश कुमार नहीं, ठेंगा वेंगा कुछ नहीं, नॉन कमिटल रहे। हो सकता है कि अपने पत्ते, ही वांट्स टू कीप देम क्लोज टू हिज हार्ट, क्लोज टू हिज चेस्ट। आखिरी एक सवाल, कल जो ये विपक्षी खेमे को बुलाकर एक रैली की जाए बिहार में, जो सलाह, जो मशवरा ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को भी दिया था, इस पर एक बैठक होने वाली थी कि भाई ये रैली या इस कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाए, केसी त्यागी साहब। वो बैठक कल वाली मुलतवी कर दी गई है अभी फिलहाल, कि भाई ये कर्नाटक का नाटक ही नहीं खत्म हो रहा, कांग्रेस से अभी थोड़ा बात हो पाएगी। तो क्या दरअसल ये कार्यक्रम जब होगा तब सही रूपरेखा सामने आएगी, या ये कार्यक्रम में भी अभी रोड़े अटक गए? छोटा सा जवाब प्लीज। देखिए, ममता जी से मिलने के बाद उनका ये सुझाव था कि जयप्रकाश जी का भी बड़ा आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, बदलाव का, और इस सरकार के खिलाफ भी जो बड़ी व्यूहरचना रची जानी है, उसकी शुरुआत भी पटना से। और उन्होंने नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए अधिकृत किया कि आप वहाँ पर सभी दलों की मीटिंग बुलाएं। इसी बीच में अच्छी खबर कर्नाटक से थी, और ऐसा सभी सरकारों में होता। अब इतना आसान कोई मुख्यमंत्री बनाना, हाँ, ना भाजपा गठबंधन के लिए आसान है, ना कांग्रेस के लिए आसान है। मुझे उम्मीद है आजकल में मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा, और सभी संभावित दल, मैक्सिमम दल, अलका लांबा जी के विश्लेषण के बावजूद भी ममता जी और अखिलेश यादव के सकारात्मक रुख के कारण बहुत बढ़िया मीटिंग होगी, और किसी पार्टी को भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। अंतिम में जरूर कहना चाहता हूं, 15 सेकंड में प्लीज। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर और केजरीवाल को हम लोग बीजेपी की बी टीम कहना बंद करें। इनके बगैर भी कोई विपक्ष की एकता कारगर नहीं हो सकती।